How are you? Today we have to discuss initially medieval Indian history, मध्यकालीन भारत का इतिहास, एंशियंट का काम तमाम, मिडाइवल इंडिया की बिगनिंग हुई। एंशियंट में हम लोगों ने किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है, हर टॉपिक किया है। ये आईएएस पीसीएस से लेके छोटे लेवल के तमाम एग्जाम्स तक बिल्कुल सटीक उतरेगा। ठीक है ना, बस उसकी जटिलताओं को समझाते हुए मैंने दिखाया हुआ है। अब मैं इस संडे तक आपको एंशियंट इंडिया का पीडीएफ फाइल 2 या 3 वॉल्यूम में जाएगा, वो भेज दूंगा। उसको आराम से पढ़िएगा और वीडियो के साथ मैच करते हुए दोबारा वीडियो देखिएगा। आज से मिडाइवल इंडिया की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन यानी एंशियंट, देन मिडाइवल, देन मॉडर्न। प्राचीन का समय जो है थ्रू आउट से लेकर टिल द डेथ ऑफ किंग हर्षवर्धन 647 AD, एंड देन स्टार्ट मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री सिंस 647 AD till the end with the death of Aurangzeb Alamgir first Mughal Emperor, you know better, 1707। तो ये लगभग 1000 वर्ष का जो इतिहास है ये मध्यकालीन भारत में आता है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 1000 वर्ष का है, नो डाउट। सबसे लंबा इतिहास किसका था? एंशियंट का। लगभग कितना अगर देखा जाए तो लगभग 4500 वर्ष का। अगर आप स्टोन एज वगैरह ले लेते आ रहा तो 10,000 साल का इतिहास हो गया अगर देखा जाए तो। और ये जो है आपका 1000 ईयर्स का है। और फिर मॉडर्न जो रह गया तो उसको आप क्या कहेंगे? 300 वर्षों का इतिहास कहेंगे मॉडर्न को। अब देखिए आगे तक कब तक चलता है। अब मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में जो टॉपिक होता है वो क्या क्या होता है, तो जरा गौर से सुनिए। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक जो होता है, एक होता है राजपूत एरा, राजपूत काल, जो 700 सेंचुरी 700 AD या सेंचुरी के लीजिए 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक का है। पूरे उत्तर भारत और डेक्कन में छिटपुट है, डिसेंट्रलाइजेशन का कंडीशन है, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका है। छोटे छोटे कई राज्य हैं, राजपूतों के ही 36 कुल शासन कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? राजपूत एरा, 7th सेंचुरी AD से 12th सेंचुरी AD। पॉइंट क्लियर? दूसरे पॉइंट पर आइए। दूसरा है आपका मंदिरों का युग, द एरा ऑफ टेम्पल। ये भी जो है 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक आता है। कहने का मतलब ये है कि ये भी 500 साल का इतिहास बताता है, जिसमें हम मंदिरों को द्रविड़ शैली, नागर शैली और दोनों के मिश्रण का जो है वेसर शैली से आइडेंटिफाई करते हैं और उसके फीचर को डिस्कस करके कुछ एग्जाम्पल्स सेट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ से भी अच्छे खासे सवाल आते हैं। और जो मैंने कहा राजपूत एरा में, जिसमें आप गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, चंदेल, कलचुरी, ठीक है ना, कश्मीर का हिंदू शाही वंश, कारकोट वंश, लोहार वंश या लौहर वंश, उत्पल वंश, ये पढ़ते हैं। फिर हम बंगाल में पाल वंश, सेन वंश पढ़ते हैं। फिर असम में हम पढ़ते हैं अहोम वंश, ठीक है ना, और वर्मन वंश, ये हम असम के लिए पढ़ते हैं। साउथ में पल्लव वंश, साउथ में पल्लव वंश है। इसके अलावे हमारा है चोला साम्राज्य, मध्यकाल के चोल, ठीक है, और पांड्य साम्राज्य के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। तो पांड्य, चोल और पल्लवा ये साउथ में जाता है। होयसलाज है जो कर्नाटक क्षेत्र में है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये मध्यकाल में ये एक पहला फेज है जो राजपूत काल और मंदिरों के युग को देखते हैं। ठीक है, अब आइए, चालुक्य को ही सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब जो है और क्या, तो गहड़वाल वंश जो कन्नौज का, जयचंद का पढ़ेंगे।
तो ये है आपके सामने में। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम मध्यकाल में ही आगे चल करके देखेंगे आमेर यानी जयपुर यानी कछवाहा डायनेस्टी, जोधपुर यानी मारवाड़ यानी राठौर डायनेस्टी, उदयपुर चित्तौड़ सो कॉल्ड उसे देखेंगे तो वहाँ सिसोदिया डायनेस्टी पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप वगैरह को, उदय सिंह को, उदा को, ये पढ़ेंगे। छिटपुट रूप से चित्तौड़गढ़ आएगा, कोटा आएगा, बूंदी आएगा, ये सब चीज़ें आती रहेंगी। चलिए, ये एक हुआ। अब साउथ इंडिया में जाके चोल पढ़ेंगे और विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे, तो फिर विजयनगर और चोला। अब नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ेंगे तो नॉर्थ इंडिया में आ जाएगा क्या, तो कश्मीर का हिंदू शाही वंश से लेकर के सारा करने के बाद भारत पर तुर्क मुस्लिम अटैक्स, भारत पर जो तुर्क मुस्लिम अटैक है उसमें हम 3 फेज को देखेंगे। पहला फेज होगा मोहम्मद बिन काशिम का सिंध पर अटैक जो 712 के तौर पे पढ़ाया जाता है। दूसरा हम देखेंगे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी है और गजनवी है और कासिम है, तो कासिम 712 सिंध, उसका महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण जो 1001 से शुरू होकर के 1027 तक चलेगा और उसमें जो उथल होगा वो समझाया जाएगा। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो 1175 से 1206 तक चलेगा और जिसके साथ उसके गुलाम ऐबक यल्दौज कुबाचा होंगे, बख्तियार खिलजी होगा, ये सब बात होगी। फिर उसके बाद अगले पड़ाव में आएंगे तो दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत से तात्पर्य क्या हुआ हमारा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। ये जो लगभग 300 वर्षों का इतिहास होगा वो पढ़ा जाएगा। 1206 से लेकर के 1526, लगभग 320 वर्षों का इतिहास। इसे आप दिल्ली सल्तनत के नाम से देखेंगे, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान को, बलबन को नहीं, अलाउद्दीन खिलजी को, मुबारक खिलजी को, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, खिज्र खां सैयद, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को पढ़ेंगे। ये होगा। और इसी दरमियान लास्ट में फिर शुरू करेंगे मुगल। जब मुगल शुरू करेंगे तो मुगल के संदर्भ में जो है लगभग यहाँ भी 300 साल का इतिहास पढ़ेंगे। मुगल 1526 से 1857, तो 1526 से 1857, इसका मतलब 1626, 1726, 1826, ठीक है। तो 300 वर्ष और 325, फिर उसमें से 15 साल घटा देंगे शेरशाह सूरी का, तो लगभग 315 320 साल का इसका भी होगा। तो ये मुगल पढ़ेंगे। मुगल में 17 बादशाह होंगे, जिसमें हम इसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर उसके बाद लेटर मुगल हो जाता है 1707 से लेकर के 1857 तक। उसमें 11 बादशाह हैं, निकम्मे सब हैं, तो इन सब को पढ़ा जाएगा। और उसी समय जो कुछ रीजनल स्टेट्स डेवलप हो जाएंगे, जैसे बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, ट्रावनकोर, केरला में ट्रावनकोर, अवध, मराठा, पंजाब भी बताया, ये आएगा। सिंध एक छोटा सा राज्य डेवलप होगा, तो इन सबको भी पढ़ेंगे हम साथ साथ पैरेलल। और इन 1000 वर्षों के दरमियान लगभग 400 साल का एक ऐसा पीरियड आएगा जिसमें हमें गजनवी के साथ, गौरी के साथ जो मोइनुद्दीन चिश्ती आएंगे, सूफी संत, और भारत के संदर्भ में उत्तर भारत में जो दक्षिण भारत से रामानंद भक्ति आंदोलन लेकर आएंगे, जो कबीर उनके शिष्य बनेंगे। तो लगभग हमें 13वीं 14वीं सदी से लेकर के 17वीं 18वीं सदी तक में बहुत सारे हमारे भक्त संत आएंगे और सूफी संत आएंगे। तो भक्ति और सूफी मिलके भक्ति सूफी आंदोलन यानी रिलीजियस मूवमेंट का टाइम, रिलीजियस रिनेसेंस का टाइम देखेंगे, जिसमें हम रामानंद को, कबीर को, रैदास को, मीरा को, कुंभन को, बल्वाचार्य को, समझ रहे हैं ना हमारी बात, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव को, वारिस शाह को, लल्ला को, लल्लेश्वरी, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। दादू दयाल, मलूक दास, 10 हम सिख गुरुओं को पढ़ेंगे, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, उनको पढ़ेंगे। फिर हम आगे किनको पढ़ेंगे, तो नरसिंह मेहता जैसे गुजरात में हुए, बुल्ले शाह
जो है जैसे पंजाब में हुए, लल्लेश्वरी जैसे कश्मीर में हुई। तो ये जो छिटपुट है, तुलसीदास हैं, उनका लेखनी है, तो उनके कृतित्व, उनकी भाषा, उनकी लेखनी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, और कैसे उनका समाज में कंट्रीब्यूशन रहा, तो ये पढ़ा जाएगा भक्ति मूवमेंट के तहत। उसके बाद मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। तो देखा जाए तो 1707 से जो भी होगा, लेटर मुगल और रीजनल स्टेट्स, वो सब आपका मॉडर्न इंडिया में होगा। तो हम मिडाइवल पर फोकस करने जा रहे हैं। समझ में आई बात? मिडाइवल पर फोकस करने। तो 5 जुलाई जीएस फाउंडेशन हिस्ट्री मिडाइवल इंडिया इंट्रोडक्टरी क्लास होगी हमारी 647 से 1707 के संदर्भ में। टॉपिक मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा, ठीक है? टॉपिक लिख देने के बाद आपके माइंड में ये बात आ जाएगी कि ये सब टॉपिक होनी है, और उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। 2 मिनट का अंतराल। तो बेटा जो होता है इसमें टॉपिक मध्यकाल में, वो टॉपिक हमारा जो है पहला, ठीक है? थोड़ा टॉपिक लिख देता हूँ। चोला एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। चोला को देखें अगर हम 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी एडी, और विजयनगर को देखें तो 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी एडी। फिर हम आते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में आपका आ जाएगा बेटा टर्किश मुस्लिम अटैक्स ऑन नॉर्थ इंडिया। इसमें एक टॉपिक लेंगे सिंध। इसमें बी पार्ट करेंगे
महमूद गजनवी, एक हजार एक से 1027 एडी। इसमें जो सी जाएगा मोहम्मद गौरी, 1175 एडी से 1206 एडी। ये हो गया। उसका 5वां टॉपिक आ जाएगा दिल्ली सुल्तनत 1206 एडी से 1526 एडी। फिर छठा आ जाएगा बेटा मुगल एम्पायर 1526 एडी से 1857। फिर आपका आएगा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट 13th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी। ये जो है आपका पूरा का पूरा मिडाइवल है बेटा। बात हमने कह दी है, आपको समझाया है अभी, बस उसे लिख दिया है। तो राजपूत काल जो हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी है। ये नॉर्थ इंडिया और डेक्कन में भी है। एरा ऑफ टेम्पल 7th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी, मंदिरों का युग। साउथ इंडिया में जाएंगे तो चोला एम्पायर 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी पढ़ेंगे। दूसरा विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी। नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो टर्किश मुस्लिम अटैक, जो मुस्लिम आक्रमण भारत पर होता है नॉर्थ इंडिया पर, वो पढ़ेंगे। उस आक्रमण में 3 इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध पर 712 में आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी का जो 1001 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और मोहम्मद गौरी का जो 1175 एडी से लेकर 1206 तक भारत पर आक्रमण किया, और उसके बाद उसके गुलामों के द्वारा दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हो गई। तो दिल्ली सल्तनत एक अलग से टॉपिक होगा जो 1206 से लेकर 1526 तक चलेगा, लगभग 320 वर्ष का। और मुगल एम्पायर 1526 से 1857 होगा, और फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट होगा, और यही मुगलों के साथ ही जुड़ जाएगा जो हम बताना चाहेंगे आपको। छह हुआ ना, इसको आप बेटा 8 कर दीजिए, और 7वां हम यहां निकाल। जो 7th होगा सूर एम्पायर। ये जो सूर एम्पायर होगा वो 1540 से 1555, ये भी होगा बेटा, ठीक है। जो 7th टॉपिक सूर, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको समझ लिया आपने, इसी पे बात होगी। तो चलिए अब सीधा हम सवाल शुरू कर देते हैं यहाँ से। ये अंडरस्टैंडिंग आ गई, ये सब टॉपिक होगा। इस टॉपिक को देखिए, शेरशाह सूरी सूर एम्पायर में आता है। 15 साल का उसका पूरा सूर साम्राज्य है। 5 साल ही पढ़ना होता है जो शेरशाह सूरी का टाइम है, पर वो 50 सवालों के साथ है, ठीक है। चलिए लेट इट गो, इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके डन।
हमारा टॉपिक है बेटा राजपूत एरा। ये टॉपिक है, ठीक है। राजपूत एरा जिसको हम देखेंगे 600 AD से 1200 AD के बीच, ये टाइमिंग। राजपूत एरा में क्या क्या पढ़ना है, नहीं तो देखते हैं कि कितने सारे डायनेस्टी हैं। बहुत सारे डायनेस्टी हैं, नो डाउट। एग्जाम्पली अगर हम देखें तो चालुक्य वंश, दूसरा गुर्जर प्रतिहार वंश, तीसरा परमार वंश, चौथा चौहान वंश, ठीक है, पांचवा गहरवाल वंश, ठीक है। फिर आइए चंदेल वंश, सातवां कलचूरी वंश, आठवां राजपूत वंश, राजपूत के बाद आते हैं गंग वंश, दसवें नंबर पे पाल वंश, 11वें नंबर पे सेन वंश। तो ये था पाल और सेन, ये दोनों कहाँ आता है, बंगाल में आता है, बंगाल में। ये आती है। गंग वंश कहाँ आता है, उड़ीसा। और राष्ट्रकूटास कहाँ आता है, डेक्कन, डेक्कन। बाकी ये सब जो है नॉर्थ इंडिया में आपका है। तो 11 इधर हुए, बारह नंबर पे कौन सा है, तो वर्मन वंश। 13 पे अहोम वंश, ये दोनों असम में। 14 नंबर पे हिंदू शाही वंश।
15 नंबर पे कारकोट वंश, 16वें नंबर पे लोहार वंश, 17वें नंबर पे उत्पल वंश, और ये सभी आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये लगभग इतने हैं। फिर भी मैं एक बार देख लूं कि कौन सा आपका रह रहा है। ठीक है ना। तो अच्छा, पल्लव हुआ था नहीं। अठारह नंबर पे पल्लव वंश है। अब हम देखते हैं बेटा कि कौन सा छुटा हुआ है। बस उसको जरा एक मिनट देख लूं मैं, कि अगर कुछ छुटा होगा तो उसको देखते हैं। राष्ट्रकूट बंगाल ये सब भी हो गया आपका। गहरवाल हो गया, चौहान हो गया, चंदेल हो गया, कलचुरी हो गया, सेन हो गया, पाल हो गया। कश्मीर के चारों क्लियरेंस मिल गया आपको। गुजरात का चालुक्य हो गया। एक गुजरात का चालुक्य जो होता है जिसको सोलंकी कहते हैं। सोलंकी। 20वां सिसोदिया ऑफ उदयपुर। 21वां राठौड़ ऑफ मारवाड़ यानी जोधपुर। और 22वां कछवाहा ऑफ आमेर यानी जयपुर। और उदयपुर वाले जो हुए मेवाड़। ठीक है, और अगर कुछ छूटा है तो देखते हैं। होम हो गया, बर्मन हो गया, उत्पल है, कर्नाट वंश और गोंडराज। गोंड, कर्नाट ऑफ मिथिला, गोंड एमपी ट्राइबल। ठीक है, और उसके बाद बेटा नेपाल का गोपाल वंश, नेपाल। ठीक है, 11 प्लस गोपाल वंश ऑफ नेपाल। जरा इसकी स्थिति देख लीजिए बेटा, मैं आपको ठगना नहीं चाहता। सब में सवाल हैं, कहीं 2 सवाल, कहीं 10 सवाल हैं, और वंडरफुल सवाल है। ये है आपका इंट्रोडक्टरी में सिर्फ राजपूत एरा जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी एक तस्वीर इसकी उतारना चाहता हूं।
चलिए बेटा, तो अब मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। चालुक्य वंश जो है, जो पुलकेशिन द्वितीय को हमने पढ़ा है, वही वंश पढ़ना है, पर उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उस वंश के अकॉर्डिंग माइंड को मेकअप करना है। गुर्जर प्रतिहार, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेगा, उसके लिए पढ़ना है, तो ये याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार। अच्छा, वो जो एक टॉपिक होगा 13+ कर देता हूं, गुर्जर त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा ना, वो आपको पता ही है। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। परमार वंश के बारे में, राजा भोज, मिहिर भोज, ये सब बहुत बड़े राजा हुए जिनके ऊपर सवाल आता है। चौहान वंश, वही पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उसके बारे में पढ़ेंगे। गहड़वाल वंश कन्नौज का राजा है, जो आप जयचंद कहते हैं, संयुक्ता जिसकी बेटी है, ठीक है ना, और गौरी से जो लड़ाई होगी। चंदेल वंश, जो खजुराहो के मंदिर बनाने वाले होंगे, ठीक है, धंग होंगे, हर्ष होंगे, अन्य भी राजा होंगे, जनक होंगे, उनके बारे में। कलचुरी वंश, बस 2 शासक हैं कलचुरी वंश का, ज्यादा नहीं। राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग है, अमोघ वर्ष है। इंद्र तृतीय है, कृष्ण प्रथम है, जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनाएगा, गुफा मंदिर, इंपॉर्टेंट होगा, और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेगा। और गंग, ठीक है ना, गंग वंश उड़ीसा, जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है उसको बनाएगा, ठीक है, उससे जुड़ा है, पुरी का मंदिर है। और पाल वंश आपको मैंने, गोपाल फाउंडर होगा, फिर धर्मपाल, देवपाल, ये सब, और ये सब जो है आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लेंगे। प्लस जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, इन सब की स्थापना जो बिहार में होगा। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उसके लिए धर्मपाल जो है बहुत सारे गांव के भूरासव दान करेगा, तो इसका भी है। पाल वंश के बाद सेन वंश आता है। इसी सेन वंश में लक्ष्मण सिंह जो आखिरी होगा, जिसको पराजित करके बख्तियार खिलजी बंगाल पर कब्जा करेगा 18 घुड़सवारों के दम पर, सेन वंश है। अब है क्या आपका गोपाल वंश ऑफ नेपाल। नेपाल में भी गोपाल वंश होगा जो शासन करेगा। फिर 150 वर्ष का शासन तिब्बत जो है नेपाल पर शासन करेगा, तिब्बत, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और फिर उसके बाद जो देखते हैं, मिथिला जो है भारत में, बिहार में, उत्तर बिहार में दरभंगा और उसके आसपास का मधुबनी का क्षेत्र जिसे मिथिला कहते हैं, मिथिला का कर्नाट वंश जो है नेपाल को कब्जे में ले लेगा करीब 50-100 साल तक के लिए। तो ये चीज़ है, जरा गौर फरमाइए, चीन अपने इतिहास को कभी नहीं भूलता, तो चीन तिब्बत को ले लिया, नेपाल के लिए भी अपना काम शुरू कर रहा है, समझ में आए, और भारत के क्षेत्र पे भी उसकी नजर है। अब है वर्मन वंश जो असम का था, इसी वर्मन में भास्कर वर्मन होगा जो हर्षवर्धन के टाइम का है। अहोम वंश, अहोम का राजा तीरथ सिंह होगा, और भी राजा होंगे जो बख्तियार खिलजी को आगे नहीं बढ़ने देगा, और औरंगजेब का भी पसीना छूट जाएगा असम को जीतने में। और ये अहोम जो है कहाँ के थे, चाइना के थे। चाइना से कहाँ आए, म्यांमार में, म्यांमार से कहाँ आए, भारत में। अब आइए, त्रिपक्षीय संघर्ष तो हम पढ़ेंगे। फिर है आपका हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश का ही राजा होगा जयपाल, जो हार जाएगा, कई बार जीता पर एक बार हार जाएगा महमूद गजनवी से, तो गजनवी अपने इतिहास में लिख देगा, और यह शर्म से आग में अपने आप को समर्पित करेगा। आत्मदाह, अग्निदाह, सेल्फ एमोलेशन होगा 1001 में, और हॉट क्वेश्चन होता है। तो ये है आपका हिंदू शाही वंश। इसी हिंदू शाही वंश का राजा होगा भीम, और भीम अपनी बेटी की शादी लोहर वंश के, ठीक है, लोहर वंश के राजा से कर देगा, और उस राजा से फिर जो है पुत्री होगी, समझाए, उस पुत्री का नाम होगा दिद्दा। अब वो दिद्दा की शादी उत्पल वंश में होगी क्षेमेंद्र से, और ये दिद्दा क्षेमेंद्र के मरने के बाद जो है लगभग 40 साल तक शासन करेगी, तो ये इंपॉर्टेंस है। अब है लोहर वंश, तो
कारकोट वंश, और कारकोट वंश में राणा संग्राम सिंह व दिद्दा का भतीजा जो स्थापित करेगा। फिर लोहर वंश है, फिर आपका लोहर वंश में ही आप देखिएगा आपको मिलेगा राजा हर्ष, जिसके दरबार में कल्हन रहना शुरू करेगा। और उसके बाद जयदेव आएगा राजा, तो जयदेव के समय में जो है वो राज तरंगनी 1149 में लिखेगा कश्मीर का इतिहास। अब आएगा उत्पल वंश, तो उत्पल वंश में भी राजा होंगे, और उत्पल वंश में एक राजा होगा, ठीक है, जिसका लास्ट हो जाएगा उसके साथ। और जो कारकोट वंश है ना, इसकी स्थापना करेगा दुर्लभ वर्धन, और यही दुर्लभ वर्धन है जो ऑलरेडी हर्ष का समकालीन और मित्र है और दांत भेजा था गौतम बुद्ध का। उसके बाद उसका बेटा दुर्लभक होगा। दुर्लभक के 3 बेटे होंगे, ताड़ापीर, वज्रापीर, ललितादित्य, मुक्तिपीर, और ये 3 के बारे में पढ़ना जरूरी है। पल्लव वंश साउथ इंडिया में होगा, जो थोड़ा हर्ष के समय में अपने पढ़ाई था पल्लव के बारे में। फिर आपका चालुक्य ऑफ गुजरात, गुजरात का चालुक्य जिसे सोलंकी कहेंगे, जिसके समय में महमूद गजनवी गुजरात का सोमनाथ मंदिर भीम प्रथम के समय में लूटेगा। बात समझे। लेकिन इसी सोलंकी में आगे मूल राज द्वितीय होगा, जो गौरी को 2 बार पराजित करेगा, मोहम्मद गौरी को। फिर है आपका सिसोदिया ऑफ उदयपुर, उदयपुर जो है, उदयपुर जिसपे सिसोदिया वंश हुआ, और उदयपुर को मेवाड़ कहते हैं। मेवाड़ आइसक्रीम देखते हैं, मेवाड़ कुल्फी कितना फेमस होता है। तो उदयपुर, उसी से एक राजधानी चित्तौड़गढ़ बन जाएगी, उसी का एक शाखा बाद में कोटा बन जाएगा, फिर बूंदी बन जाएगी, पर चलेगी वहीं उदयपुर से, ठीक है, जिसमें रासो काव्य होगा, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, विशलदेव रासो, ये सब चीज़ें, तो ये ध्यान रखना। फिर देखते हैं हम सिसोदिया ऑफ उदयपुर के बाद राठौर ऑफ मेवाड़, सॉरी मारवाड़, मारवाड़ यानी जोधपुर, और उसमें राठौर राजपूत वंश का शासन होगा, जिसमें दुर्गा दास को देखेंगे, मोटा राजा उदय सिंह को देखेंगे, जगत सिंह को देखेंगे, जो मुगलों के यहाँ जो है मनसबदार भी बनेंगे और अपने वतन राज्य का भी हिसाब किताब रखेंगे, समय के साथ गुजरात पर कब्जा करके उसकी भी सूबेदारी अपने पास रख लेंगे। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं नागौर भी जीत लेगा। और फिर हम देखेंगे जो है दुर्गादास औरंगजेब के समय में जो है विद्रोह भी हो जाएगा। फिर उसके बाद औरंगजेब के बाद के मुगल बादशाह के समय में जगत सिंह आएंगे, और जो जगत सिंह राजा है वो आपका जो है फर्रुखशीर के समय में सूबेदारी ले लेंगे। तो इस तरह से डेवलपमेंट होगा। और फिर आपका है, ठीक है, कछवाहा की ATCH, कछवाहा ऑफ आमेर। आमेर का मतलब बेटा जयपुर से है, और आमेर पहले मीनाओं की राजधानी थी। मीना लोग भी ताकतवर थे, आदिवासी राज्य था, ताकतवर थे नो डाउट, पर जैसे जैसे राजपूत आगे बढ़े इन मीनाओं को मार भगाया, और आमेर का दुर्ग, जो पुराना दुर्ग था, नया वाला नहीं, पुराना एक दुर्ग था, उसको जीत लिया और फिर अपना शासन किया। जयपुर में कछवाहा राजपूत हुए। इसी कछवाहा राजपूत में देखिएगा आप भारमल होगा, जिसकी बेटी की शादी अकबर से होगी, जोधाबाई यानी हरखाबाई। भारमल के बाद भगवान दास, भगवान दास अपनी देखते हैं बेटी की शादी, मानबाई की शादी करेगा जहांगीर से। और फिर इस तरह से मान सिंह होगा। मान सिंह जो है आप जानते ही हैं, अकबर के दरबार में रहेगा और 1516 में डेथ कर जाएगा। और ये मान सिंह के बाद और पीढ़ी में आएंगे शासक, और ऐसी एक पीढ़ी में आएंगे आपका ये सवाई राजा जय सिंह। और जय सिंह जो है खगोल विद्वान होंगे, जंतर मंतर बनवाएंगे, जयपुर सिटी बनाएंगे, पिंक सिटी बनाएंगे, और फिर वो आगरा का सूबेदार बन जाएंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब है आगरा का सूबेदार हो गए। फिर जयपुर के वतन राज्य उनका है ही। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए है, और उनके लिए भी 10 क्वेश्चन अच्छे आते हैं। फिर सवाई माधो होंगे, जनाब हवा महल बनाएंगे। तो इनका जो है कहानी वो अपना पैरेलल चलता रहेगा। और याद रखिएगा गोंड MP एक ट्राइबल किंग होगा, ठीक है, ट्राइबल किंग में होगा गोंड राज। तो गोंड राज में देखेंगे हम क्या क्या है जो अकबर के समय में दुर्गावती वहाँ की रानी लड़ेगी। फिर आपका गोंड MP ट्राइबल, ठीक है, तो गोंड MP ट्राइबल जो है वो देखेंगे। ट्राइबल राज के बाद कर्नाट ऑफ मिथिला, मिथिला जो बिहार में है, मिथिला का कर्नाट वंश जो नेपाल के साथ भी होगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। और विजयनगर के बाद एक बहमनी राज होगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, तो वो इसमें नहीं है, वो अलग से विजयनगर बहमनी राज के बारे में बताएंगे। याद रखिएगा बहमनी भी पढ़ना है, विजयनगर के बाद बहमनी राज साउथ में, थोड़ा वो लिखने में छूट गया, पर चलिए तो यहाँ तक समझ गए। अब मैं मैक्सिमम मिटा देता हूँ, जो अभी पढ़ूंगा उस पर रखते हैं फोकस।
ठीक है, तो चलिए इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, चालुक्य वंश, इसको हाईलाइट करिए। चालुक्य वंश में हमें कितना पढ़ना है, ठीक है ना, याद रखिए। चालुक्य वंश में वातापी पश्चिम और बादामी पूरब की राजधानी है। चलिए सबसे पहले बात करें चालुक्य वंश कहाँ, डेक्कन, वेस्ट इंडिया, सिक्स्थ सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी। अब इसके बारे में जो बात होगी, देखते हैं कैपिटल कहाँ होगा, तो वातापी। वातापी कहाँ पे है, महाराष्ट्र। वातापी महाराष्ट्र। अब आते हैं, फाउंडर कौन था, जय सिंह, प्रथम ऐतिहासिक शासक है, रणराज, ठीक है, फाउंडर। तो जय सिंह है, टाइटल रणराज, ठीक है। गदा युद्ध में प्रवीण, मास्टरी। गदा युद्ध में मास्टरी। दूसरा है आपका पुलकेशिन फर्स्ट, इसको देखते हैं 550 से 567। 550 एडी से 567 एडी, ठीक है। इसको देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ करेगा और हिरण्यगर्भ यज्ञ करेगा। परफॉर्म यज्ञ एंड हिरण्यगर्भ यज्ञ। तीसरा जो होगा वो है आपका पुलकेशिन सेकंड, लेकिन उससे पहले हम आएंगे कीर्तिवर्मन, ठीक है। तो कीर्ति सिंह या कीर्तिवर्मन, उसका मंगलेश, इसके बाद पांचवें पर पुलकेशिन सेकंड।
तो मंगलेश का पुलकेशिन सेकंड 609 से 642, 609 से 642 एडी हो गया। अब इसके बारे में पढ़ें। पुलकेशिन आपका अच्छा क्वेश्चन। देखिए राजपूत एरा में आए। राजपूत एरा का टाइम जो है ये 600 से 1200 है। उसमें से एक हमने चूज किया चालुक्य वंश। इसे डेक्कन या वेस्ट इंडिया कहते हैं, या वेस्ट इंडिया यानी पश्चिमी चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य, इसी को कहते हैं वेस्टर्न चालुक्य। 6th सेंचुरी एडी में, यानी 7th सेंचुरी एडी में, अच्छा हाँ 6th सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी ये टाइम है आपका। कैपिटल इसका वातापी है, महाराष्ट्र में है। और ये टाइम को दिखा दीजिएगा, टाइम याद है, ये कैपिटल हो गया। फाउंडर के तौर पे ये जाना जाता है। तो जय सिंह का टाइटल क्या था? रणराग, गदा युद्ध में प्रवीण। 2 ही क्वेश्चन, खत्म। पुलकेशिन फर्स्ट, आपको दिमाग में रखना है कि हाँ फर्स्ट भी था। और पुलकेशिन फर्स्ट का टाइमिंग भूल जाए, पर इसने 2 बड़े काम किए। अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया और हिरण्यगर्भ जिसमें सोना दान किया जाता है वो परफॉर्म किया। ये 2 चीजें जरूर याद रखेंगे। चालुक्य वंश का वह प्रतापी राजा कौन था जिसने जो है हिरण्यगर्भ और अश्वमेध यज्ञ दोनों प्रतिपादित किया, संपादित किया, परफॉर्म किया? तो यही है जयसिंह, सॉरी पुलकेशिन फर्स्ट। ये ध्यान रखना। अब आइए कीर्ति वर्मा है, इसी का बेटा है पुलकेशिन सेकंड। तो फादर का क्या नाम है? चाचा है मंगलेश, मंगलेश चाचा है। उसके बाद पुलकेशिन सेकंड आता है। अपनी चाचा को मारकर पुलकेशिन सेकंड 609 से 642 लगभग 32-33 वर्ष शासन करता है। तो ये चीज है। अब पुलकेशिन सेकंड को हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है? चलिए बेटा आप चालू की पढ़ रहे हैं, पुलकेशिन सेकंड हाईलाइट होने जा रहा है, इसको इतने ही पे रुके। ओके चालुक्य वंश वेस्टर्न, ग्रेटेस्ट किंग पुलकेशिन सेकंड 609 से 642 एडी। समकक्ष किसका है ये? हर्षवर्धन का। 1 पॉइंट। राज कवि कौन है? रवि कृति है। इसका कार्य क्या है? एहोल अभिलेख, ठीक है, एहोल अभिलेख। दूसरा आया अब इसका टाइटल या उपाधि, यानी चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड का उपाधि क्या था? तो उपाधि देखते हैं, सत्ताश्रय, दूसरी उपाधि श्री वल्लभ, ठीक है, जैसा मैंने कहा था श्री वल्लभ महाराज। तीसरी उपाधि परमेश्वर, और चौथी नरकेसरी, नरकेशरी, नरों में सिंह, ठीक है। इसने किसको डिफीट किया?
बेटा इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना। चालुक्य, चालुक्य फिनिश्ड। Pulkesin II, the greatest king consider of the Western Chalukya kingdom, who ruled 609 to 642 AD and near about 33 years. Pulkesin II's counterpart was Harshvardhan. Counterpart was Narshivarman I of Pallava. And in the court of Pulkesin II, poet laureate Rajkavi was Ravikirti. And Ravikirti, who wrote a whole inscription. A whole inscription. तो ए होल इंस्क्रिप्शन जो है रविकृति ने लिखा, जिससे पता चलता है कि हर्ष की सेना को पुलकेशिन ने पराजित किया था नर्मदा के तट पर। पुलकेशिन सेकेंड्स टाइटल वाज सत्ताश्रय, सत्य को जहां आश्रय मिले। श्री वल्लभ महाराज, जो सबके प्यारे हैं। परमेश्वर, लाइक ए गॉड। नर केशरी, दिस टाइटल मीन्स नरों में सिंह, lion in human being. And Narakesari title, when he defeat to Harsh army, then taken the title Narakeshari, and Parmeshwar also. But this Pulkesin II defeated by Pallav king Narshivarman first, जो 630 से 667 तक रहा, हार गया। नरसिंहवर्मन ने इसके पीठ पर लिखवा दिया विजित। पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर लिखवा दिया विजित, यानी बाप का भी बाप होता है, शेर का भी शाबा शेर होता है। लिखवा दिया विजित। और चूंकि उसकी राजधानी वातापी को जीत लिया नरसिंह ने, तो नरसिंह ने अपनी टाइटल रखी वातापी कोंडा, वातापी को जीतने वाला। और द्वंद्व युद्ध में उसे हराया था, द्वंद्व यानी रेसलिंग में। तो मामल भी उपाधि नरसिंहवर्मन ने लिया। मामल मतलब महाबली, ये जो भल्लाल देव था, ऐसे ही समझिए। तो ये है आपका चालुक्य एंड। नो नीड टू बी गो अहेड मोर एंड मोर चालुक्य, इट इज एनफ फॉर यू पीपल। चालुक्य मिटा दूंगा मैं। चालुक्य के बाद हम बात करें बेटा, तो बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार। इसे फिनिश करता हूं। गुर्जर प्रतिहार, ये जो गुर्जर प्रतिहार है उसके बारे में। तो चलिए, गुर्जर प्रतिहार नाग भट्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। संस्थापक कौन है? नाग भट्ट। एक सेकंड बेटा।
हाँ बेटा, गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में जो बात करें हम, तो सबसे पहले तो देखते हैं कैपिटल कहाँ है। कैपिटल है कन्नौज। बैंक ऑफ गंगा, यूपी। आज इसे सेहत मेहत वाले क्षेत्र से जाना जाएगा। ठीक है, कन्नौज को कहते हैं कंसीडर्ड विद्यानगरी। प्राचीन भारत में इसे विद्या की नगरी कहा जाता था। अब सवाल है संस्थापक कौन है? नागभट्ट। 730 में देखते हैं। फाउंडर नागभट्ट। 730 से 756 एडी रूलिंग है नागभट्ट। दूसरा है नागभट्ट सेकेंड, 700, ठीक है, 56 से देखते हैं 700, 833 तक देखते हैं। बड़ा हिसाब किताब है। एक महान प्रतापी राजा हुआ। ठीक है, सेकेंड, सीरियली नॉट सेकेंड बट नागभट्ट सेकेंड। इसकी टाइमिंग देखें तो बहुत लंबा काल है, 795 से 853। 795 एडी से 833। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो है धर्मपाल को मुंगेर में हराया और खुद राष्ट्रकूट नरेश गोविंद III से हार गया। पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर युद्ध में हराया व खुद राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय इन गोविंद III हार गया। तो ये नागभट्ट का है। उसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार के समय। ठीक है, मिहिर भोज 836 से भोज 836 से 878, कहीं 79 लिखता है। ठीक है, सर्वाधिक महान शासक हुआ। ग्रेटेस्ट किंग दिखता है हमें ये। और इसका देखते हैं राजधानी कन्नौज तो है ही। आदिवराह की उपाधि, टाइटल वराह, अरबी यात्री सुलेमान इसके दरबार में आया। ठीक है, और बहुत ही प्रशंसा किया है इसके दरबार के संदर्भ में। ये भी देखते हैं हम, काफ़ी प्रशंसनीय स्थिति है। फिर आता है महेंद्र पाल 890 से 700, मतलब 910 महेंद्र पाल।
पाल 890 से 910 का है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसके दरबार का एक लेखक है राजशेखर, कर्पूर मंजरी नाम की किताब लिखी, राजशेखर, दरबारी राजशेखर कीर्ति कर्पूर मंजरी, ये इसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, लेकिन इसको अब गुर्जर प्रतिहार के लिए देखें। 2 पॉइंट और आएगा जो हम आगे लिखेंगे। बेटा बहुत सीमित दायरे में चलना है इन सब के बारे में, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, कैपिटल उसका कन्नौज है, जो गंगा नदी के किनारे आज यूपी में है। इसे प्राचीन काल में सेहत मेहत नाम से जाना जाता, ठीक है। और कन्नौज को ही कान्यकुब्ज कहते हैं। प्राचीन काल में विद्या की नगरी थी, हर्षवर्धन की राजधानी है। आज आप इसे इत्र नगरी, गुलाब के फूल से जो इत्र बनते हैं, आज इसे आप सेंट सिटी, इत्र नगरी कहते हैं। अब आइए, कन्नौज जो है विद्या नगरी कहा गया। फाउंडर यानी गुर्जर प्रतिहार का फाउंडर है नागभट्ट। इसे नागभट्ट फर्स्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, आप इसे नागभट्ट फर्स्ट कहेंगे। ये 730 में गद्दी पर आया, 756 तक रूल किया। फाउंडर है इसलिए इसका नाम आएगा। अब सीरियली नहीं, बट आफ्टर ऑल नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट हुआ नागभट्ट सेकेंड, 795 से 833। उसकी 2 स्थिति, पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में, मुंगेर बेटा बिहार में है मुंगेर, हालांकि आप झारखंड के बॉर्डर पे है, तो मतलब झारखंड में है, तो मुंगेर के युद्ध में पराजित किया। एक पॉइंट ये। फिर हम देखते हैं राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड से खुद हार गया, तो पाल को हराया, राष्ट्रकूट से हार गया। दोनों इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल एग्जाम में पूछता है। अब है मिहिर भोज। मिहिर भोज नाम का जो राजा हुआ 836 से 787 एडी, इसके समय में देखते हैं ये ग्रेटेस्ट किंग है। और देखते हैं आदि वराह की उपाधि, इसका टाइटल क्या है? आदि वराह, ये याद रखने की चीज है। आदि वराह की उपाधि लिया। अब है अरबी यात्री सुलेमान, भारत यात्रा पर आया था, इसके दरबार में भी आया, और सुलेमान जो है कहता है कि ये बहुत सबसे ताकतवर राजा है, ऐसा बताता है सुलेमान इसे। अब आइए, महेंद्रपाल 890 से 910। महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर नाम का विद्वान रहता था, जिसने कर्पूर मंजरी नाम की पुस्तक लिखी। तो ये आपका क्वेश्चन बना कि कर्पूर मंजरी पुस्तक किसने लिखी, राजशेखर ने। किसके दरबार में था? तो गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहता था। नाउ वी हैव टू बी टॉक अबाउट राष्ट्रकूट, लेकिन उससे पहले 2 बात को जानना जरूरी है। यह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और अंततः यही विजयी हुआ, ये इंपॉर्टेंट। चलिए, ये तो आप समझ गए बेटा, इसको फिनिश किया जाए। तो ये याद रखना। गुर्जर प्रतिहारा participated the war of Tripet for Kannauj and finally he victory on the Kannauj। तो ये गुर्जर प्रतिहार समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे बेटा
बहुत सिंपल वे में राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश। तीसरा हमारा है ठीक है, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में दक्कन में है, ये महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र इसका आता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश अगर हम देखें तो ये बोलेंगे डेक्कन। अब डेक्कन में है, दक्कन भारत इसी को कह देते हैं। महाराष्ट्र उसके आसपास का क्षेत्र। फिर होता है कैपिटल कहाँ है, तो मान्यखेत या मालखंड। महाराष्ट्र में। अब आपसे पूछता है कि इसका फाउंडर कौन है, तो दंते दुर्ग है, ये 752 में फाउंड किया। फाउंडर दंती दुर्ग 720 एडी, ये है आपका पहला शासक दंती, यही फाउंडर है। फिर उसके बाद कौन आया, तो देखते हैं उसके बाद ये हिरण्यगर्भ संपादित किया। हिरण्यगर्भ या गर्भ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए तो कृष्ण फर्स्ट है, 772 के आसपास शासन कर रहा है। हाँ बेटा, ध्यान देना है इसके बारे में, गौर फरमाएंगे। राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहे हैं, अब आप अपने दिमाग से गुर्जर प्रतिहार हटाइए।
राष्ट्रकूट वंश दक्कन भारत महाराष्ट्र का क्षेत्र है। कैपिटल इसका मान्यखेत या मालखंड के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में है। फाउंडर जो है इसका दंती दुर्ग है, जो 720 एडी में इसका प्रथम पुरुष फाउंडर है। और दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ संपादित किया, ये पूछा जाता है। उसके बाद एक महान राजा आया कृष्ण फर्स्ट, जो 772 एडी में उसके आसपास रूल कर रहा है। और इसने जो है वर्ल्ड फेमस, जो हमारे यूनेस्को के कल्चरल लिस्ट में लिस्टेड है, महाराष्ट्र के एलोरा पहाड़ी में चट्टान को काट कर विश्व का सबसे बड़ा गुहा या गुफा शैली यानी कार्व टेम्पल या केव टेम्पल, कार्व या केव या कार्व टेम्पल यानी तक्षण कला का एकाश्मक मोनोलिथिक मंदिर का निर्माण किया, जिसे कैलाशनाथ मंदिर कहते हैं। वेरी हॉट क्वेश्चन। क्या महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एलोरा पहाड़ी में, सह्याद्री रेंज के एलोरा पहाड़ी में एक उभरे हुए चट्टान को काट करके पूरा एक मंदिर का शेप दिया गया, और मंदिर ही नहीं बहुत सारे स्टैचूज वगैरह प्रांगण बनाए गए, इसे गुफा का रूप दिया, तो केव टेम्पल कहते हैं, गुहा शैली कहते हैं, गुफा शैली कहते हैं। एक ही चट्टान से काटकर, तो मोनोलिथिक यानी एकाश्मक यानी एक ही पत्थर से, तक्षण कला से कटिंग करके पत्थर को, तो तक्षण कला का या कार्विंग टेम्पल का, यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्व टेम्पल, मोनोलिथिक टेम्पल, केव टेम्पल है, ठीक है, जिसे का नाम है कैलाशनाथ मंदिर, known as Elora's Kailashnath Mandir, that constructed by Krishna first, the king of Rashtrakutas dynasty, महाराष्ट्र। तो ये इम्पॉर्टेंट, और समय कहता है कि अभी तो आगे बढ़ना अब संभव नहीं है, तो अब ये यहीं पे रहेगा। राष्ट्रकूट अभी पूरा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मंडे को, कल और परसों जो है आपकी पॉलिटी हो, आर्टिकल्स चलेंगे, और कल और परसों आर्टिकल्स से आप फ्री हो जाएंगे, तो अगले वीक से इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।